जरूरी नहीं कि हर बार इंसान की बनाई योजना सफल हो ही जाए। इंसान सोचता कुछ और है और हो कुछ और जाता है। कई बार व्यक्ति किसी समस्या को बहुत गंभीर और बड़ा समझता है, लेकिन अंत में निकलती वो बहुत छोटी सी है। और कई बार छोटी सी बात की अनदेखी उसे एक गंभीर रूप दे देती है। कुछ ऐसा ही अधीश के साथ हुआ था। उसे लग रहा था कि उसके पिता कभी नहीं मानेंगे या देवयानी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये क्या हुआ? देवयानी तो वापस आ चुकी थी। क्या अधीश की सोच गलत थी? क्या अब विश्वाजी इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे या अधीश की सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी? सामंत रणधीर के महल में भी आज पिता पुत्र आमने सामने खड़े थे। सामंत रणधीर बिल्कुल मजबूर लग रहे थे और समझाते हुए संग्राम से कह रहे थे, देखो बेटे, ये बिल्कुल सही नहीं है। भले ही इस अपहरण में देवयानी की मर्जी ना हो, लेकिन फिर भी दुनिया क्या कहेगी यदि मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा तो? संग्राम की मां ने कहा, तुम्हारे पिता ठीक कह रहे हैं संग्राम। मैं तुम्हारे लिए देवयानी से भी सुंदर और गुणवती लड़की खोज कर लाऊंगी। जिद छोड़ दो मेरे लाल। लेकिन संग्राम अपनी जिद पर अड़ा था। बात वास्तव में यही थी कि सामंत रणधीर शुरू से ही इस रिश्ते के पक्ष में नहीं थे, लेकिन संग्राम ने जिद पकड़ रखी थी कि विवाह करेगा तो देवयानी से ही। उसने अपनी बात कहनी जारी रखी, देखिए पिताजी, यदि देवयानी इस घर में आ जाती है तो अधीश के साथ हमारा रिश्ता और पक्का हो जाएगा। हमारा साथ देना उसकी मजबूरी बन जाएगी। फिर उनके यहाँ एक से बढ़कर एक वीर योद्धा है। और सोचिए, यदि आने वाले समय में वे हमारे खिलाफ उठ खड़े हुए तो? संग्राम की इस बात ने सामंत रणधीर को सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ रुककर वे बोले, लेकिन विश्वा या अधीश ऐसा कुछ करेंगे मुझे नहीं लगता। सत्ता और शक्ति का नशा क्या नहीं करा देता पिताजी, संग्राम ने कहा, और उसकी ये दलील काम कर गई। सामंत रणधीर एक बार फिर विश्वा से इस विषय में बात करने के लिए तैयार हो गए। संग्राम अब प्रसन्न था। जिस दिन उसने देवयानी को पहली बार देखा था, उसी दिन उसने देवयानी को अपना बनाने की ठान ली थी। और सिर्फ इसी कारण अधीश को पसंद न करने के बावजूद वो उसका साथ देता रहा था। लेकिन जब से उसे मृगांक के बारे में पता चला था, उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। अब जब देवयानी वापस आ गई थी, उसके मन में एक बार फिर उम्मीद जाग उठी थी और किसी भी तरह उसने अपने पिताजी को मृगांक से बात करने के लिए मना लिया था। वहां देवयानी विश्वा के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। मृगांक को उसके साथ आया न देखकर अधीश तेजी से कमरे से बाहर निकल गया और सीधा आचार्य कश्यप के घर पहुंचा। उसका अनुमान सही था, मृगांक आचार्य के घर पर ही था। उसको देखकर अधीश ने पूछा, क्या हुआ मृगांक, तुम दोनों वापस क्यों आ गए? मृगांक उदास स्वर में बोला, मैं खुद देवयानी को लेकर आया हूं। इसी में उसकी खुशी थी अधीश। यदि मैं उसे लेकर ना आता तो शायद वो मुझे जीवन भर माफ ना करती। अब चलो तुम मेरे साथ, मैं खुद विश्वाजी से बात करूंगा। ठीक है मृगांक, तुम्हारा जो भी फैसला है मैं उसमें तुम्हारे साथ हूं, अधीश ने कहा और उसके साथ बाहर निकल आया। अधीश और मृगांक के साथ आचार्य कश्यप भी विश्वा से मिलने चल पड़े। उधर सामंत रणधीर भी विश्वा के महल में आ चुके थे और आज तो उनके साथ उनका पूरा परिवार था। सामंत रणधीर और संग्राम बाहर विश्वा के पास ही बैठ गए। उनकी पत्नी और सुप्रिया भीतर चली गईं, जहां देवयानी अपनी मां की गोद में सर रखकर बैठी हुई थी। अमृत और माधवी भी वहीं पर थी। सुप्रिया ने देवयानी का हालचाल पूछा। इतने में मृगांक और अधीश ने भी बड़े कमरे में प्रवेश किया। तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? मृगांक को देखते ही उनका पारा चढ़ गया और उनका हाथ अपने तलवार पर चला गया। सामंत रणधीर ने आगे बढ़कर विश्वा का हाथ पकड़ लिया। बैठकर बात करते हैं विश्वा जी। मृगांक, आओ बैठो, सामंत रणधीर ने कहा तो मृगांक ने आगे बढ़कर पहले विश्वा जी के पैर छुए और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। विश्वा जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। सामंत रणधीर ने देखा यही अच्छा मौका है अपनी बात कहने का। वे विश्वा से बोले, देखिए विश्वा जी, बालकों से भूल हो ही जाती है, अब इस बात को जाने दीजिए। मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूं और संग्राम के विवाह का प्रस्ताव एक बार फिर आपके सामने रखना चाहता हूं, सामंत रणधीर ने कहा।
विश्वा ने गदगद होकर सामंत रणधीर की ओर देखा, लेकिन इससे पहले वे उनके प्रस्ताव का जवाब देते अधीश बीच में ही बोल पड़ा। लेकिन यह कैसे संभव है सामंत? देवयानी मृगांक से प्रेम करती है। क्या? सामंत रणधीर और संग्राम दोनों के मुंह से एक साथ निकला। उस कमरे में मौजूद सभी लोग चौंक पड़े। आज तक सभी को यही पता था कि मृगांक ही देवयानी को चाहता है। विश्वा का चेहरा काला पड़ गया। एक क्रुद्ध दृष्टि अधीश पर डालकर उन्होंने कहा, मैं इस बात को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। अब तक बाहर की खबर भीतर स्त्रियों के कमरे तक भी पहुंच गई थी और संग्राम की मां ने भी मधुमती देवी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया था। विश्वा की गरजती हुई आवाज सुनकर देवयानी बाहर निकल आई। उसने शांत और सौम्य स्वर में कहा, पिताजी, यही सच है। मैं मृगांक से प्रेम करती हूं और सिर्फ उसी से विवाह करूंगी, लेकिन जब आप मुझे अनुमति देंगे तब। देवयानी का साहस देखकर सभी लोग दंग रह गए। अब मृगांक भी आगे बढ़ा और बोला, हाँ विश्वा जी, मुझसे भूल हुई, लेकिन आज मैं आपसे अनुमति मांगने आया हूं। मेरे बारे में नहीं तो कम से कम देवयानी के बारे में सोचिए, और मैं आपको वचन देता हूं, उसे हमेशा खुश रखूंगा। इसी बीच किसी ने भी सामंत रणधीर और संग्राम की ओर ध्यान नहीं दिया। संग्राम का चेहरा अपमान से काला पड़ गया था। वो सामंत रणधीर से बोला, चलिए पिताजी यहां से, यह इनका पारिवारिक मामला है, हमें अब और यहां नहीं रुकना चाहिए। इतना कहकर संग्राम उठकर बाहर निकलने लगा। सामंत रणधीर भी उठ खड़े हुए और बोले, अच्छा विश्वा जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। विश्वनाथ पुरोहित, जो अब तक देवयानी की बात को ठीक तरह समझने की कोशिश कर रहे थे, अचानक सामंत के उठकर जाने से परेशान हो गए और उन्हें रोकते हुए बोले, सामंत जी, आप इस तरह चले जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे इस पूरे मामले के विषय में सोचने के लिए वक्त चाहिए। विश्वा ने माफी मांगते हुए कहा, लेकिन सामंत रणधीर फिर भी नहीं रुके और अपने परिवार के साथ वापस लौट गए। उनके जाने के बाद एक बार फिर अधीश विश्वा के क्रोध का निशाना बन गया। देख लिया तुमने, ये सब तुम्हारी ही धृष्टता का नतीजा है। अब तुम खुद जाकर सामंत से क्षमा मांगोगे। अधीश सर झुकाए हुए ही बोला, ठीक है पिताजी, मैं सामंत से क्षमा मांग लूंगा, लेकिन पहले आप। विश्वा उसकी बात बीच में ही काट कर बोले, अब तुम मुझे समझाओगे कि पहले मुझे क्या करना है? इतना कहकर वे बिना किसी की ओर देखे ही अपने कमरे में चले गए और कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। उस दिन वे दोपहर का भोजन करने के लिए भी बाहर नहीं निकले। सभी लोग चिंतित थे। महल में सन्नाटा पसरा हुआ था। आखिर कोई रास्ता न देखकर अधीश ने सामंत के यहां जाकर उनसे बातचीत करने का फैसला किया। अब एक वही थे जो विश्वा का क्रोध शांत कर सकते थे, क्योंकि वो ये भी समझ रहा था कि सिर्फ सामंत के अपने ऊपर एहसान का बदला चुकाने के लिए ही विश्वा ये रिश्ता करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन एहसान चुकाने के लिए वो अपनी बहन की खुशियों की बलि नहीं चढ़ने देगा। यही सब सोचता हुआ वो सामंत के महल की ओर चल पड़ा। आज पहली बार सामंत रणधीर उसे वहां आया देखकर प्रसन्न नहीं हुए थे। संग्राम भी चुपचाप एक कुर्सी पर बैठा रहा। तभी अधीश को किसी लड़की की चहकती हुई आवाज सुनाई दी, अरे मांत्रिक अधीश खुद यहां आए हैं। अधीश ने मुड़कर देखा तो एक नवयुवती खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने आश्चर्य से भरकर कहा, जब आखिरी बार अधीश ने सुप्रिया को देखा था तो वो कैशौर्य की दहलीज पर खड़ी एक बच्ची सी थी। 2 ही सालों में वो एक सौम्य सुंदर तरुणी में बदल गई थी। अधीश को चकित देखकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। सब कुछ बदल गया था। नहीं बदली थी तो सुप्रिया की बात बेबात फूट पड़ने वाली हंसी। वो फिर बोली, क्या हुआ मांत्रिक जी, अब आप इतने योग्य और प्रसिद्ध हो गए हैं कि अपनी तलवारबाजी की साथी को भूल गए। कहते हुए सुप्रिया ने आंखें नचाई। अधीश मुस्कुराकर बोला, नहीं सुप्रिया, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मेरी एक सहपाठिनी ललिता को मैं अक्सर तुम्हारे बारे में बताया करता था। तुम्हारी तरह वो भी युद्ध करना सीखना चाहती थी। ये सुनकर सुप्रिया एकदम प्रसन्न हो गई। अच्छा, क्या वो लड़कियां भी पढ़ती थीं? अधीश जवाब देने ही वाला था कि संग्राम ने क्रोधित होकर सुप्रिया को देखा और बोला, अभी यहां से जाओ, मुझे मांत्रिक अधीश से कुछ जरूरी बात करनी है। दुष्टता से मुस्कुराती हुई सुप्रिया ने उसकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी और वहीं जमी खड़ी रही। संग्राम ने अब अधीश की ओर देखा और बोला, देखिए अधीश जी, अब मैं आपको साफ साफ सब कुछ बता देना चाहता हूँ। मैं देवयानी को पसंद करता हूँ और उससे विवाह करना चाहता हूँ।
अब इस बात में किसी की मर्जी हो या ना हो। अधीश ये सुनकर सन्न रह गया। अब क्या उसे विश्वा के साथ साथ सामंत का भी विरोध सहना पड़ेगा? अभी वो जवाब देने के बारे में सोच ही रहा था कि सुप्रिया बोल पड़ी। ये आपका प्रेम नहीं, आपका अहम बोल रहा है भैया। संग्राम चीख पड़ा। सुप्रिया, तुमसे किसी ने सलाह नहीं मांगी है, जाओ यहां से। मैं क्यों जाऊं? आप सिर्फ अपने अहम की वजह से देवयानी से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन यदि वो आपसे प्रेम नहीं करती और किसी तरह विवाह हो भी जाता है तो क्या आपको ये स्वीकार होगा कि आपकी पत्नी किसी और को मन ही मन चाहती रहे? तब आपके अहम को और ज्यादा चोट पहुंचेगी। इस तरह आप उसके साथ साथ अपना भी जीवन बर्बाद कर लेंगे। सुप्रिया शांत स्वर में बोली। सुप्रिया की ये बात संग्राम के उफनते क्रोध पर ठंडे पानी के छींटों की तरह पड़ी। वो एकदम चुपचाप खड़ा सुप्रिया का मुंह देखता रहा। अधीश भी चकित सा सुप्रिया को देखता रह गया। अधीश ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी बात रखी। यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं संग्राम। मेरी तुमसे कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन यदि देवयानी खुश नहीं रहेगी तो तुम कितने दिन खुश रहोगे? इसलिए सबकी भलाई इसी में है कि इस बात को जाने दिया जाए। सामंत रणधीर ने भी अधीश की बात का समर्थन किया। हाँ अधीश, तुम्हारी बात सही है। मैं खुद विश्वा जी को समझाऊंगा। उन्हें मेरी वजह से दबाव में आने की जरूरत नहीं है। देवयानी मेरी भी बेटी है। यदि उसकी खुशी मृगांक के साथ है तो उसकी शादी मृगांक के साथ ही होगी। ये सुनकर जैसे अधीश की छाती पर रखा बोझ हट गया था। उसने संग्राम की ओर देखा, लेकिन संग्राम ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप वहां से बाहर चला गया। इधर मृगांक ने भी विश्वा से माफी मांगकर उनका क्रोध शांत कर दिया था। जब अधीश वापस आया और सारी बात विश्वा को बताई तो उन्होंने भी राहत की सांस ली। अगले ही दिन से देवयानी के विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। विश्वा अब प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। सामंत रणधीर खुद बढ़ चढ़कर तैयारियों में हिस्सा ले रहे थे। वासुदेव, मेरी इकलौती बेटी की शादी का समारोह इतना भव्य होना चाहिए कि लोग सालों साल इसे भूल न पाएं। विश्वा ने कहा तो वासुदेव ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें विश्वा जी, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। विश्वा अत्यधिक प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, लेकिन अधीश से अब भी वे ठीक तरह से बात नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ अमृत भी अजीब तरह से खिंची खिंची सी रहती थी। अधीश को समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों को किस तरह मनाए। एक दिन जब सभी एक साथ बैठकर आगे की योजना पर विचार कर रहे थे तो अधीश ने प्रस्ताव रखा, इस विवाह के बाद हम सब कहीं तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। तभी विश्वा ने कड़क कर कहा, हम नहीं, तुम जाओगे अधीश। विवाह होते ही तुम प्रकाश नगर छोड़कर जा रहे हो और 1 साल तक घर वापस नहीं आओगे। यह तुम्हारी सजा है। सभी लोग हैरान रह गए। अभी तक तो विश्वा इतने प्रसन्न थे, अचानक उन्हें क्या हुआ? लेकिन शायद वे अब तक अधीश को क्षमा ही नहीं कर सके थे। अधीश ने भी चुपचाप सर झुकाकर उनका आदेश मान लिया। जैसा आप कहें पिताजी। उसने बस इतना ही कहा और वहां से उठकर चला गया। अब वो अपने पिता से किसी और बात के लिए बहस नहीं करना चाहता था और इसीलिए उसने चुपचाप ये सजा स्वीकार कर ली। लेकिन उसके अलावा बाकी सभी के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। विश्वा ने ऐसा क्यों किया? क्या देवयानी और मृगांक को माफ करने के बाद भी विश्वा अधीश को माफ नहीं कर सके थे? पूरे 1 साल घर से दूर कहां रहेगा अधीश और क्या करेगा? क्या ये उसके लिए एक नए सफर की शुरुआत थी? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।